हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के तुम चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हमारा उदय बैच जो चल रहा था उसका हमारा क्लास 9th का मैथ्स का अगला लेक्चर लेकर तुम्हारे कमल सर, तुम्हारे के स्क्वायर सर पधार चुके हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। जहां पर मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समीकरण क्या होती है, एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होती है, फिर दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है और दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं, ये सारी कहानी बहुत अच्छे से, क्लियरली, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा दी थी। तो आज की क्लास में क्या चर्चा परिचर्चा होने वाली है भाई? आज की क्लास की चर्चा परिचर्चा का जो विषय होगा वो होगा कुछ कुछ तुम्हारा कि भैया जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं इनका आलेख कैसे बनता है, और जो आलेख बनता है उस आलेख को हम किस तरीके से देखते हैं, हल का क्या संबंध है उस आलेख से, उस आलेख हल से, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न तो हमें सॉल्व करते हुए चलना ही चलना है। तो सारी चीजों के लिए तैयार हो जाओ। जितनी चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और जिन बालकों ने पिछली क्लास नहीं देखी है एक बार देख लेना। वैसे उस क्लास का छोटा सा रिकैप मैं यहां पर भी दूंगा ताकि तुम चीजों को अच्छे से समझ सको, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो भी, ठीक है। और आज की क्लास में मेनली इन दो चीजों के बारे में बात होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनता है और दूसरा उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। और इन क्वेश्चन को देखकर भैया ये वाली शक्ल प्लीज मत बनाना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जिन बालकों ने पिछली क्लास करी है वो बड़े प्यार से इन क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। बाकी अगर तुम्हारी ये वाली शक्ल बन रही है तो प्लीज पिछली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है समीकरण 4x + 3y + 7 बराबर 0 में से a b c के मान क्या है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? a b c का मान, a का मान 3, b का मान 7, c का 4, a का 4, b का 3, c का 7, a का 4, b का 3, c का -7, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, a b c या फिर डी। इजी क्वेश्चन है, तुम सीधा अपनी दी हुई समीकरण की तुलना, तुम्हारी जो दी हुई समीकरण है 4x + 3y + 7 बराबर 0, इस समीकरण की तुलना तुम डायरेक्टली कर सकते हो। किससे? तुम डायरेक्टली इस समीकरण की तुलना कर सकते हो ax + by + c बराबर 0 से। और जैसे ही तुम इस समीकरण की तुलना इससे करते हो तुम्हें a b c का मान मिल जाता है, ठीक है। a क्या है यहां पर हमारा? a क्या है भाई यहां पर हमारा? a है हमारा x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? 4, तो a का मान हो गया 4। b क्या है यहां पर हमारा? b है हमारा y का गुणांक, तो y का गुणांक है यहां पर 3, तो b का मान हो गया 3। और c क्या है यहां पर हमारा? अचर पद, तो अचर पद हमारा कितना है? 7। तो a का मान 4, b का मान 3 और c का मान 7, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे यार, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझने वाली बात है कि भैया समीकरण से एबीसी के मान कैसे निकलेंगे, उसकी तुलना उसके व्यापक रूप से करके। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 7 इस दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक सारी चीजें? समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण x + 3y + 7 बराबर 0 के कितने हल होंगे? x + 3y + 7 बराबर 0, ये चीज मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समझाई थी, है ना। और जिसे नहीं याद है वो अब समझ लेगा बहुत अच्छे से कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। केवल और केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ए बी सी या फिर डी,
कौन सा विकल्प इस दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत सोच समझ के आंसर देना कि अगर मैं एक दो चर वाली, ये देखो समीकरण कौन सी है, यहां पर दो चर है, दोनों चरों की घात एक है, इसका मतलब ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। और मैंने समझाया था कि दो चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी इस बारे में। हमें पता है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जिन भी बालकों ने पहली बारी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बताया है, बाकी बालक कह रहे होंगे दिस इज विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट बोले तो काला जादू। ठीक है, समवन डज मैथ्स विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर के मैथ्स कर देना, लोग बात कहते हैं ये काला जादू है। ठीक है, मीम है बस एक। ठीक, तो भैया सीधी सी बात है, देखो हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम दी गई समीकरण में एक चर के अलग अलग मान रखकर दूसरे चर के अलग अलग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर x का मान -1 रखता हूं, तो मेरे पास आएगा -1 प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो हमारे पास आएगा -1 प्लस 7 कितना हो गया, -1 प्लस 7 हो गया हमारा +6 बराबर 0। 6 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर हो गया हमारा कितना, -6। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, y का मान आ गया -2। तो समीकरण का एक हल हो जाएगा कितना, समीकरण का एक हल हो गया -1, -2। ठीक, क्या इस समीकरण के और हल निकल सकते हैं, x बराबर 0 रखकर y का मान निकालो, ये आएगा कितना आपका, कितना आएगा, मैं यहां पर y बराबर 0 रख लेता हूं, चलो y बराबर 0, पहले तो x बराबर 0 रखकर y का मान निकालोगे तो ये आएगा -7/3। ठीक है, मैं y बराबर 0 रखकर मान निकालता हूं तो ये होगा x प्लस 3 गुणा 0 प्लस 7 बराबर 0 के, तो x प्लस 0 प्लस 7 बराबर 0 के, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस 7 7 हो गया, 7 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x का मान निकल कर आ गया -7। तो हमारे पास समीकरण का एक और हल आ गया -7,0। तो तुम देख सकते हो यहां पर कि मैं दी गई समीकरण में एक चर का मान रखकर दूसरे चर का मान निकाल सकता हूं, और ऐसा मैं जितनी चाहे उतनी बार कर सकता हूं। तो यानी कि यहां पर मेरे पास चर के कितने मान हो सकते हैं, कितने मान, जितनी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, और वो कितनी है भैया हमें पता ही नहीं है, अनंत है, अपरिमित रूप से अनेक है। तो भैया अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं तुम इसमें एक चर की जगह पर रखकर दूसरे चर के लिए अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं निकाल सकते हो, यानी कि एक दो चर वाली रैखिक समीकरण के लिए कितने हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास का एक छोटा सा रिकैप तुम्हारे इन दोनों क्वेश्चन से हो गया। ठीक है, एक बार मैं और समझा देता हूं जल्दी से, और फिर हम चलेंगे सीधा कहां पर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि भैया देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या था, बहुत अच्छे से क्लियर करा था मैंने तुम्हें कि कोई भी समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की है, कोई भी समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप की है, वो समीकरण हमारी क्या होती है, दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है। और यहां पर a b व c सारे के सारे वास्तविक संख्याएं होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं, और आपका जो a और b है वो एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, a व b एक साथ शून्य ना हो। क्योंकि देखो, अगर ये कल भी समझाया था मैंने, अगर ये एक साथ दोनों 0 हो गए तो 0 गुणा x 0, 0 गुणा y 0, तो यानी कि तुम्हारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस c बराबर 0, यानी कि c बराबर 0, जो कि एक हमारी समीकरण बन जाएगी जिसमें चर होंगे ही नहीं, तो इसलिए दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भैया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बन सकती है अगर a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हो और a और b एक साथ 0 ना हो। अलग अलग 0 होगा तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि तुम अगर इसे मान लो तुमने खाली a को 0 कर दिया तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम्हारे पास बनेगा by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा x वाला चर हट जाएगा, लेकिन y वाला चर तो तब भी बचा रहेगा। और हम जानते हैं कि एक चर वाली रैखिक समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं सॉरी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं भैया कि
अब यहां पर मैंने तुम्हें और क्या क्या चीजें समझाई थी। मैंने तुम्हें समझाया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम अगर निकालना चाहें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक समीकरण ले ली x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो यहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम एक चर के अलग अलग मान रखकर दूसरे चर के अलग अलग मान निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने मान लो x का मान 0 रखा तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, माइनस के 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 0 प्लस वाई वाई हो गया तो 0 माइनस 4 इधर जाकर प्लस हो गया, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया कितना, y का मान 4। और मैंने तुम्हें यह भी समझाया था कि समीकरण के जो हल है समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल है उसमें कितने चर होते हैं, दो चर होते हैं, यानी कि हल कितने आएंगे, दो आएंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल आता है वो हमेशा एक पेयर में आता है, x, y के रूप में आता है। तो x का मान 0, y का मान 4। ठीक है, अब क्या इस समीकरण के और हल निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। y बराबर 0 पर निकाल लो, y बराबर 0 पर मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 0 माइनस 4 बराबर 0। तो 0 माइनस 4 माइनस 4 आएगा, माइनस के 4 को उठाकर उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 4 यानी कि 4। तो बेटा हमारे पास समीकरण का दूसरा हल हो गया x कॉमा y कितना, x का मान है 4, y का मान है 0। ठीक है, 4,0। क्या इस समीकरण के और हल हो सकते हैं, x बराबर -1 पर देखो, x बराबर -1 पर क्या आएगा भाई मेरे पास, x बराबर -1 पर ये हो जाएगा मेरा -1 प्लस y माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे पास हो जाएगा y -1 माइनस 4 हो गया, माइनस के 5 बराबर 0, -5 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y का मान आ गया प्लस के 5। तो समीकरण का एक और हल निकल कर आ गया x, y -1, 5। ठीक है, तो समीकरण के 3 हल निकल चुके हैं। क्या इस समीकरण का कोई और हल हो सकता है, तो इस समीकरण का एक और हल निकाल लो किस पर, y बराबर 1 पर। ठीक है, y बराबर 1 पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो अपने पास हो गया x 1 माइनस 4 माइनस के 3 बराबर 0, -3 इधर जाकर प्लस हो गया तो ये हो गया x बराबर प्लस 3 के। तो समीकरण का एक और हल निकल कर आ गया हमारे पास कितना, 3,1। तो तुम यहां से देख सकते हो कि तुम वही चीज जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी समझाई थी और मैं यहां पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से, कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण में तुम क्या कर सकते हो, एक चर का मान रखकर वहीं के वहीं दूसरे चर का मान निकाल सकते हो। यहां पर मैंने x का मान रखा, y का मान मिल गया, यहां पर y का मान रखा, x का मान मिल गया, यहां पर फिर से x का मान रखा, y का मान मिल गया, और यहां पर फिर से y का मान रखा तो x का मान मिल गया। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर का मान रखकर हाथों हाथ दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है, समीकरण का एक हल मिल जाता है। और इसी तरीके से हम जितने चाहें उतने समीकरण के हल यहां पर बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 तो मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिए, इसके अलावा तुम जितने चाहे उतने निकाल लो। x बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, √2 रख लो, √3 रख लो, 3/2 रख लो, 5/7 रख लो, जो तुम्हारा मन है रख लो भाई। ठीक है, बस वो क्या होनी चाहिए, वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या रखोगे तुम्हारे मान आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो दो चर वाले जो ये रैखिक समीकरण है, ठीक है, इनके जो ये हल हमने निकाले हैं, ये जो हल हमने निकाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो ये हल हमने निकाले हैं, ये तुम्हें किस चीज की याद दिलाते हैं, सोच के देखो, ये तुम्हें किस चीज की याद दिलाते हैं। क्या ये तुम्हें कुछ ऐसी चीज की याद नहीं दिलाते जो तुमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ी थी? सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किस चीज की याद दिलाते हैं तुम्हें? और नहीं दिलाते तो दिलाना चाहिए, फिर पिछला चैप्टर पढ़ना तुम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर ये तुम्हें कुछ याद नहीं दिला रहे तो तुम्हें दिलाना चाहिए। ये याद दिलाते हैं भाई साहब तुम्हें सीधी सीधी एक ही चीज की, और उस चीज का नाम है निर्देशांक। ठीक है, ये है निर्देशांक। ठीक, हमने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ लिया है, निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो, जो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल आते हैं पेयर में x, y के रूप में, ये हमेशा क्या देखते हैं, ये हमेशा हमें निर्देशांक जैसे दिखते हैं। और निर्देशांक को अगर तुम्हें किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हो
तो उसे तल पर कैसे दिखाते हैं ये हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में देखो मेरा काम है रिवाइज कराना, तो रिवाइज तो मैं जरूर कराऊंगा और मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। बट ये चीज हम पिछले चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बिंदु है तो उसके हम निर्देशांक अगर हमें दिए जाए तो उसे कैसे हम तल पर आलेखित करते हैं। तो बेटा एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाने के लिए हमें उस समीकरण के कम से कम दो हल चाहिए होते हैं। कम से कम दो हल चाहिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम जितने चाहे उतने निकाल लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अनंत हल निकल सकते हैं। तो जितने ज्यादा हल निकालोगे उतना एक्यूरेट तुम्हारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। बट कम से कम दो तो चाहिए, ठीक। और हल निकालना तुम जानते ही हो कैसे निकालते हैं। हल निकालना तुम जानते ही हो कि भैया एक तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, अपना एक चर का मान रख के दूसरे चर का मान निकालते जाओ, तुम्हें हल मिलते जाएंगे। तो कम से कम इस तरीके से दो हल निकाल लो तो तुम्हारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बन जाता है। अब उस पर चलेंगे हम आलेख पर, बट पहले आ जाते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन पर, ठीक है, और फिर हम आलेख को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें तथा एबीसी का मान ज्ञात करें। अब ये प्रश्न जो है ये प्रश्न तुम्हारे एनसीईआरटी के प्रश्न है, ठीक है। तो आराम से ध्यान से देखना, एग्जाम में हो सकता है तुम्हें यही पढ़ा हुआ मिल जाए क्वेश्चन सीधा। तो समीकरण क्या है, पहले समीकरण पे ध्यान देते हैं। x माइनस 4y x माइनस 4 बराबर 3y के, है ना। x माइनस 4 बराबर 3y के। हमें पता है हमें RHS में खाली 0 को रखना है, हमें RHS में खाली 0 को रखना है। तो ये जो 3y है ये भाई साहब तो मुफ्त में बैठे हैं उधर, इन्हें उठाकर इधर लाओ। ये होगा x माइनस 4 प्लस का 3y इधर आकर हो गया माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। अब पहले x वाला पद फिर y वाला फिर अचर पद, तो सबसे पहले x वाला पद फिर माइनस के 3y और फिर माइनस के 4 बराबर 0। तो बेटा ये हो गया हमारी दी हुई समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाला रूप, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाला रूप। अब इसकी तुलना तुम्हें किससे करनी है, इसकी तुलना तुम्हें करनी है किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, और यहां से तुम्हें ए बी सी के मान निकालने हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, देखो x का गुणांक होगा a का मान। गुणांक क्या होते हैं, जो भी चीजें गुणा में होती है। तो x की गुणा में कुछ नहीं है यहां पर, तो x की गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या 0 होगा। x की गुणा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्या ये 0 होगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि x की गुणा में कुछ नहीं है तो वो ले लेते हैं 0, तो 0 गुणा x। अरे मेरे लल्लू लाल सोच के देखा, अगर यहां पर x की गुणा में 0 होता तो 0 गुणा x तो 0 होता है, 0 गुणा x तो 0 होता है, तो यानी कि x की गुणा में 0 तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, ध्यान से हमेशा इस चीज को याद रखना, जब किसी भी पद की गुणा में कोई गुणांक ना हो तो उसका मतलब है वहां पर गुणा में क्या है, वहां पर गुणा में 1 है, क्योंकि 1 गुणा x करोगे तो x आएगा। तो यानी कि यहां पर खाली x है तो इसका मतलब इस x की गुणा में 1 है, तो x का गुणांक है 1, a का मान आ गया 1। b y का गुणांक है, यहां पर y का गुणांक है 3। तो फिर से वही बात मैंने पिछली क्लास में ही बोला था, मैं इस क्लास में भी बोलूंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जब भी तुम गुणांक लोगे या फिर आगे भी कहीं भी तुम समीकरणों में अगर तुम गुणांक ले रहे हो किसी चीज के, तो वो हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। किसके साथ लिए जाएंगे, चिन्ह के साथ लिए जाएंगे, यानी कि साइन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर चिन्ह क्या है, यहां पर प्लस नहीं माइनस का चिन्ह है, तो ये होगा माइनस के 3। और सेम चीज तुम्हारी सी जो है तुम्हारा अचर पद, वो कितना होगा, वो होगा माइनस के 4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ए बी सी का मान, और ये हो गई तुम्हारी समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। अब तुम कहोगे कि सर यहां पर तो प्लस आ रहा है और यहां पर माइनस आ रहा है, ऐसे कैसे। तो देखो इसे तुम लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 गुणा x प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 3y, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ये -3 था, इसे प्लस बनाने के लिए मैंने -3 को ब्रैकेट में डाल दिया। तुम ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, प्लस की गुणा -3 से होगी तो वो -3y हो जाएगा, ठीक है। और -4 को मैं लिख दूंगा प्लस ब्रैकेट के अंदर -4 बराबर 0। अब बन गई ये समीकरण,
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की, जहां पर a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -4 है। तुम भी जब पूछोगे कि सर हम चिन्ह के साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर जब हम इसे प्रॉपर अपने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में बदलेंगे तो भाई साहब आपके जो a b और c हैं वो अपने आप चिन्ह में चले जाएंगे। समझ रहे हो, वो अपने आप चिन्ह में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हम जो भी आपके गुणांक होते हैं उन्हें हमेशा चिन्ह के साथ ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये तुम्हारे दिए गए क्वेश्चन के आंसर हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए भाई, क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फिर से वही बात है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो, और हमसे क्या कह रहा है कि abc का मान ज्ञात करो। तो चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे और abc का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास है x बराबर 3y। इस बार जो समीकरण है वो है x बराबर 3y। तो सीधी सी बात है, सिंपल एक लॉजिक होना चाहिए कि तुम्हारे पास RHS में 0 चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें RHS में 0 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले 3y को उठाकर इधर लाओ, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर 0 हो गया यार, क्या ही करना है। ठीक है, अब ax आ गया, by आ गया, ax आ गया, by आ गया, c नहीं है यहां पर हमारा। c के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3y। अब जब जो भी पद यहां पर हमारा नहीं होगा, जो भी पद यहां पर हमारा नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर ले लेंगे 0। 0 बन गया हीरो बराबर 0 के। तो ये बन गई तुम्हारी समीकरण। ठीक है, अब ये समीकरण बन गई तुम्हारी किस रूप की, ये समीकरण बन गई तुम्हारी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की। क्योंकि देखो 3y प्लस 0 कितना होगा, 3y प्लस 0 भी 3y होगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो x का गुणांक है a, यहां पर हमारे x का गुणांक है ऊपर 1, यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे, अब गुणा में कुछ नहीं होगा, उसका मतलब 1 होगा। ठीक है, y का गुणांक है b, यहां पर y का गुणांक है -3। ठीक है, और हमारा अचर पद यहां पर कितना है, अचर पद है यहां पर हमारा 0। तो abc का मान हो गया हमारा ये। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें समीकरण दी जाती ये 3y माइनस 4 बराबर 0 और इसे बोलता कि तुम्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो, तो क्या होता भाई, यहां पर हमारे पास x वाला गुणांक नहीं है, यहां पर हमारे पास x वाला पद नहीं है। तो जब x वाला पद नहीं है तो उसे लाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी दी हुई समीकरण जो है वो एक चर में दी हुई समीकरण है। ठीक है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है ये क्या है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इन समीकरणों को दो चर वाली रैखिक समीकरण में बदलना बहुत ही आसान है। कैसे, जो चर नहीं दे रखा है उसकी गुणा में 0 ले लो। जैसे कि यहां पर x नहीं दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे ले लूंगा 0 गुणा x प्लस 3 गुणा y माइनस 4 बराबर 0। ये लो भैया, 0 गुणा x प्लस 3 गुणा y माइनस 4 दी हुई एक चर वाली रैखिक समीकरण हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण में बदल गई। अगर मान लो तुम्हें दे दिया जाता x माइनस 3 बराबर 0, यहां से y वाला पद गायब है, तो तुम क्या करोगे, इसे लिख दोगे 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y माइनस 3 बराबर 0। फिर से हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण में बदल गई। ठीक है, तो भैया इस तरीके से हम किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलते हैं। क्लियर हो गई ये बात, यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है, कोई भी छोटी बड़ी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है? क्लियर है, चलो आ जाओ भैया अब आगे। अब देखो यहां पर आपको समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास जिनमें तुम्हें समीकरण को बनाना सीखना पड़ेगा, और यह काम सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को। ठीक है, और मैं इसी काम को सबसे ज्यादा इजी बना दूंगा तुम लोगों के लिए, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान 5 मिनट का मुझे दे दो तो। ठीक है, क्या कह रहा है ये, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तुम्हें पता है, समीकरण को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें चर।
ठीक है। समीकरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं चर, और यही सबसे टफ काम होता है किसी भी क्वेश्चन का कि भैया दी गई सिचुएशन में से या दी गई स्थिति में से चर किसे माना जाए। तो देखो 99% आपका केस यही बनेगा कि जो चीज आपसे क्वेश्चन में निकालने को बोली गई है उसी चीज को आपको चर मानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करते हैं, कह रहे हैं कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। ठीक है, अब यहां पर इसने हमें कुछ निकालने के लिए नहीं बोला, यहां पर इसने हमें कुछ निकालने के लिए नहीं बोला। ठीक है, तो क्या करें? मैंने तुम्हें बताया कि जब मान लो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ निकालने के लिए दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तुम बात करोगे उसी चीज को चर बनाने की। लेकिन यहां पर तो कुछ निकालने के लिए नहीं बोला, तो यहां पर किस चीज के बारे में बात करेंगे? यहां पर बात करेंगे संबंध के बारे में, यानी कि रिलेशन के बारे में। जिन चीजों के बीच में हमें संबंध दिया हुआ है, जब आपको कुछ निकालने को ना बोले, ठीक है, जब आपको कुछ निकालने को ना बोले तो आपको देखना पड़ेगा वो संबंध जो कि चीजों के बीच में दिया हुआ है, और वो किन चीजों के बीच में दिया हुआ है। जैसे यहां पर आपको संबंध दिया हुआ है एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत में। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, यही तो संबंध दिया हुआ है। तो संबंध है यहां पर नोटबुक की कीमत में और कलम की कीमत में। ठीक है, और इस कथन को ही निरूपित करना है, तो बस आप अपने इन्हीं कथनों को क्या मान लोगे, आप अपना इन्हीं दोनों को चर मान लोगे। माना हमें दो चर चाहिए, हमें दो चर चाहिए, तो हम मान लेंगे माना हमारा एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत बराबर, हमें नहीं पता कितने रुपए, नोटबुक की कीमत हमें कैसे पता होगी कितने रुपए, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये है हमारा x रुपए, ये है हमारा x रुपए। दूसरी हमारी एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत तुम क्या जानो कमल बाबू, जरा से शब्द इधर उधर कर दो मतलब ही बदल जाता है शब्द का। ठीक है, एक अक्षर में इधर उधर कर दूं, ले को मैं की जगह पर रख दूं, मैं को ले की जगह पर रख दूं, कलम से कमल बन जाता है ना। तो अक्षर इधर उधर करने से ही शब्द का मतलब बदल जाता है, शब्द को इधर उधर करने से तुम्हारे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, और सेंटेंस को इधर उधर करने से बातों का मतलब बदल जाता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग तुम्हें वही चीज बताएंगे जो किसी दूसरे ने बोली है, लेकिन उसके सेंटेंस को बस आगे पीछे कर देंगे, जिससे उस बात का मतलब ही पूरा का पूरा बदल जाएगा। और उस बात का मतलब बदल जाएगा और तुम या तो उस आदमी को बहुत अच्छा समझने लगोगे जो तुम्हारे लिए बहुत खराब है, या फिर उस आदमी को जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है उसे बहुत खराब समझने लगोगे। इसीलिए कभी भी जल्दी से औरों की बताई हुई बातों पे भरोसा नहीं करते। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने कलम की कीमत को बोल दिया y। क्या सर हम हर बार x और y लेंगे चर? नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम u और v ले लो, तुम x और u ले लो, तुम p और q ले लो। हम x और y जनरली इसलिए लेते हैं क्योंकि ज्यादातर सवालों में यही यूज होता है। ठीक है, तो हमें याद हो गया वैसा वाला है कि जिस चीज की हमें प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है हम उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तुम यहां पर u v लोगे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम p q लोगे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम r s लोगे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम s t u v w x जो तुम्हारा मन है वो ले लो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चर का इंतजाम तो हो गया, चर का इंतजाम तो हो गया, अब बनानी है समीकरण। ठीक है, सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि दिए हुए क्वेश्चन में चर का इंतजाम करना। तो मैंने तुम्हें बताया कि 99% केसेस में तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें क्या निकालना है, और जो चीज तुम्हें निकालनी है वही तुम्हारा चर बन जाएगा। ठीक है, और जब तुम्हें यह ना दिया हो कि क्या चीज निकालनी है, तो उस केस में तुम देखोगे संबंध किन चीजों में दिया हुआ है और उन्हें ही चर मान लोगे। समझ में आया? जैसे कि यहां पर संबंध दिया हुआ था एक नोटबुक की कीमत में और एक कलम की कीमत में, तो मैंने नोटबुक की कीमत को x बोल दिया, कलम की कीमत को y बोल दिया। क्या मैं कलम की कीमत को x नहीं बोल सकता था? बिल्कुल बोल सकता था। ठीक है, तो दोबारा से कमेंट में यह मत पूछना कि सर
क्या हम कलम की कीमत को x ले सकते हैं? अरे ले सकते हो भाई, ठीक है। तुम्हें नहीं पता है ये कितने रुपए है, तुम्हें नहीं पता है कि ये y भी होगा या नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे x लो, u लो, v लो, y लो, जो तुम्हारा मन है वो ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन आती है कि समीकरण को तैयार करना। चर लेने के बाद दूसरी सिचुएशन आती है समीकरण को तैयार करना। कैसे तैयार करेंगे भैया? जो चीज लिखी हुई है उसे ढंग से पढ़ो और उसे नीचे लिख दो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एक कलम की कीमत, सॉरी, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक कलम की कीमत से कितनी गुनी है बच्चों? दो गुनी है। तो 2 गुणा एक कलम की कीमत। अब देखो, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हें यह चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्टली इक्वेशन लिख पाओगे, ठीक है। जैसे कि एक नोटबुक की कीमत कितनी है? x रुपए, बराबर 2 गुणा एक कलम की कीमत कितनी है? y रुपए। तो तुम्हारी समीकरण तैयार हो गई, 2y को उठाकर इधर ले आओ, तुम्हारी समीकरण तैयार हो जाएगी कितनी? तुम्हारी समीकरण तैयार हो गई x माइनस 2y बराबर 0। तो ये तुम्हारे इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पहला सिचुएशन है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारी चर मानो, चर मानने के बाद जो स्थिति तुम्हें दी हुई है प्रश्न में उसे लिख लो। अब जैसे जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें इस स्थिति को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें डायरेक्ट क्या समीकरण लिखने की आदत हो जाएगी, तुम्हें डायरेक्ट समीकरण लिखने की आदत हो जाएगी, तुम्हें स्थिति को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट जब तक तुम्हें यह आदत नहीं होती है तब तक तुम इस तरीके से स्थिति को लिख सकते हो कि जो चीज वहां पर लिखी हुई है उसे डायरेक्टली यहां पर आकर टिपा दो, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो चीजें ज्यादा जल्दी और आसानी से बिना गलती के सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि मैंने लिखा, एक नोटबुक की कीमत जो है वो एक कलम की कीमत से कितनी है? 2 गुनी है। तो 2 गुणा एक कलम की कीमत, छुट्टी। फिर जो जो चीजें हमने मानी थी, नोटबुक की कीमत को x माना था, कलम की कीमत को y माना था, दोनों का मान रख दिया, समीकरण तैयार हो गई। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अब देखो, ऐसे एकदम से तो आएगा नहीं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और तुम कहोगे कि सर ये तो अभी सिरदर्दी लग रही है, तो बेटा सिरदर्दी तो लगेगी जब तक तुम इसकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर लेते हो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक में, ठीक है। आ जाओ जरा, जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखो, खतरनाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। एक नगर की टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। किसी शहर में है, टैक्सी चला रहे हैं, अच्छे जितने जावांगे गड्डी मोड़ांगे, वो वाला हाल चल रहा है, गाने बज रहे हैं अंदर टैक्सी में, ठीक है। और क्या चल रहा है? पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। मतलब आपसे अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपसे ले लिए जाएंगे 8 रुपए, ठीक है। और अगर आप उस 1 किलोमीटर से आगे जाते हो, ठीक है, तो हर किलोमीटर के कितने रुपए हैं? हर किलोमीटर के तुम्हारे कितने रुपए हैं बच्चों? हर किलोमीटर के तुम्हारे कितने रुपए हैं? हर किलोमीटर के तुम्हारे 5 रुपए हैं, ठीक है। तो समझ जाओ इस चीज को कि तुम्हारे पास क्या आएगा, सिंपल सा देखो बच्चों, तुम्हारे पास क्या आएगा, हर किलोमीटर के तुम्हारे कितने रुपए हैं? तुम्हारे 5 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो तुम 2 किलोमीटर गए, तुमने 2 किलोमीटर दूरी तय करी, तो 2 किलोमीटर का क्या सीन है कि भैया पहले किलोमीटर पे तो तुम्हारे लग गए 8 रुपए, ये रहे, और दूसरे किलोमीटर पे तुम्हारे लगेंगे कितने रुपए? ये जो तुम्हारा दूसरा किलोमीटर है इसके लगेंगे तुम्हारे 5 रुपए। तो 8 5 13 रुपए हो गए। तुमने 3 किलोमीटर की दूरी तय करी, पहले किलोमीटर पे 8 रुपए, दूसरे किलोमीटर पे 5 रुपए, तीसरे किलोमीटर पे फिर 5 रुपए, ठीक है। कितने हो गए? 5 5 10 और 8 कितने? 18 रुपए। तो इस तरीके से ऐसा है कि पहले किलोमीटर के 8 रुपए लेगा और उसके बाद हर एक किलोमीटर के वो तुमसे 5 रुपए लेता रहेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपए हो, तो एक रैखिक समीकरण लिखिए।
मतलब यहां पर तुम्हें बोल दिया गया है कि कुल दूरी जो तय की गई है, कुल दूरी जो तय की गई है वो कितनी है, वो x किलोमीटर है, और जो कुल किराया है वो कितने रुपए है, वो y रुपए है। ठीक है, वो y रुपए है। तो हमसे समीकरण बनाने को कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इन्होंने एक चीज आसान कर दी है कि समीकरण के लिए जो क्या है, चर है, वो अपने आप मानकर दे दिए। ठीक है, समीकरण के लिए जो चर है वो अपने आप मानकर दे दिए हैं। तो देखो भैया, पहले किलोमीटर का जो तुम्हारा किराया है, या तुम्हारे पास कुल दूरी कितनी है, पहले ये देखो। कुल दूरी जो है वो तुम्हारी कितनी है, कुल दूरी बराबर है x किलोमीटर के, और तुम्हारा जो कुल किराया है, मतलब x किलोमीटर दूरी तय करने में जो किराया लगा तुम्हारा, x किलोमीटर दूरी तय करने में जो किराया लगा तुम्हारा, वो कितना है, वो है तुम्हारा y रुपए, y रुपए। अब तुम ये सोचो कि इसने कितनी दूरी तय करी, x किलोमीटर दूरी तय करी। इसने कितनी दूरी तय करी, इसने x किलोमीटर दूरी तय करी। अब जो बच्चे दिमाग लगाने वाले हैं वो इस चीज पे दिमाग लगा लेंगे कि इन्होंने क्या चीज दे रखी है। थोड़ा सा भी अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें याद आएगा कि यार इन्होंने पैसे के बारे में बात करी है पीछे, कि पहले किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपए। ओके, पहले लिखते हैं इस चीज को, सोच के करेंगे पूरे क्वेश्चन को। पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपए। हमें कुल किराया y रुपए दे रखा है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी तो तय हो गई। बचे कितनी, बचे कितनी, तुम सोचो, तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है, तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है। 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर दूरी तो तुमने तय कर ली। कितनी दूरी बची, 10 माइनस 1 किलोमीटर यानी कि 9 किलोमीटर। तो सेम लॉजिक यहां पर है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी तय हो गई। शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी कितने किलोमीटर बची भैया, 1 किलोमीटर तो तय हो गई। टोटल दूरी थी x किलोमीटर, तो शेष बची x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, शेष दूरी कितनी बची, x माइनस 1 किलोमीटर। सिंपल है ना। अब पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपए था, पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपए था। अब ये जो शेष दूरी बची, इसका किराया कितने होगा भाई साहब। उसने बोला था क्वेश्चन में कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब तुम सोचो कि तुम एक चॉकलेट के 5 रुपए दे रहे हो, तुम 10 चॉकलेट के कितने दोगे, 5 गुणा 10। सिंपल। तुम एक चॉकलेट के 5 रुपए दे रहे हो, तुम 13 चॉकलेट के कितने रुपए दोगे, 13 गुणा 5 या 5 गुणा 13। सेम लॉजिक यहां पर लगाओ। तुम 1 किलोमीटर के 5 रुपए दे रहे हो, तो उसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर के कितने रुपए दोगे, शेष दूरी का किराया। शेष दूरी का किराया कितना होगा भैया। अगर तुम 1 किलोमीटर के 5 रुपए दे रहे हो, तो x माइनस 1 किलोमीटर के कितने दोगे, 5 गुणा x माइनस 1 रुपए दोगे। ठीक है, जिसे मैं हल कर लूं तो ये आएगा मेरे पास 5x माइनस 5 रुपए। ठीक है, 5x माइनस 5 रुपए। अब अगर मैं यहां पर कुल किराया निकालूं तो कितना होगा भैया, कुल किराया कितना होगा आपका, पहले किलोमीटर का किराया यानी कि 8 रुपए, और उसके बाद जो शेष दूरी बची थी उसका किराया कितने रुपए आपका, आपका 5x माइनस 5 रुपए। यह आपका कुल किराया होगा। ठीक है, जिसे मैं हल करता हूं तो मेरे पास कुल किराया निकल कर आ जाएगा 5x, और 8 माइनस 5 करेंगे तो ये हो गया प्लस के 3 बराबर कुल किराया। अब जरा एक बात बताओ, कुल किराया किसके बराबर था। हाँ भैया, कुल किराया किसके बराबर था, जरा याद करिए। कुल किराया बराबर था y रुपए के। तो भैया कुल किराए की जगह पर उठाकर रख दो y, और ये बन गई तुम्हारी समीकरण एकदम लल्लन टाप। हो गया काम। देखो y को उठाकर इधर लिया और समीकरण तैयार हो गई। 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0।
और हम बन गए हीरो। मैंने क्या बोला था कि जो चीज निकालनी है या जिस चीज में संबंध दे रखा है उसे मान लो क्या, चर, और उसके बाद जो स्थिति दी हुई है उसे ढंग से पढ़ो और अपना सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन भी? चलो अब चलते हैं सीधा किस पर, हमारा रैखिक समीकरण के आलेख पर। अब तुम्हें पता चलेगा कि इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्यों बोला जाता है या इसे रैखिक समीकरण ही क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो देखो जिन समीकरणों में चर की घात 1 होती है उनका आलेख ज्यादातर बनता है सरल रेखा। क्या बनता है? सरल रेखा। और एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख भी बनता है एक सरल रेखा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसका आलेख बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हम सिंपल क्या लेते हैं भैया? हम सिंपल लेते हैं समीकरणों के क्या, हल। ठीक है, तो जैसे इस समीकरण का मान लो मुझे आलेख बनाने को दे दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का हल निकालो, मतलब आलेख बनाओ। तो आलेख बनाने के लिए आपको कम से कम दो हल जरूर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप जितने निकाल लोगे वो आपके लिए बेहतर है। जैसे कि मान लो मैंने दो हल निकाले, सबसे पहले x बराबर 0 पर। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा कि मैं x बराबर 0 और y बराबर 0 पर ही हल निकालने को क्यों बोल रहा हूं तुम लोगों को, ये मैं जरूर समझाऊंगा। तो एक बार जरा पहले देख लो, आलेख बनाने के लिए मुझे हल चाहिए कम से कम दो, मैं 3 निकालूंगा ताकि मेरा आलेख थोड़ा और एक्यूरेट बन जाए। ठीक है, तो ये होगा अपना कितना, एक x बराबर 0 पर निकाला तो 0 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, 0 प्लस वाई कितना हो गया, y, माइनस का 2 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 2 हो गया हमारा 2। तो समीकरण का पहला हल आ गया x कॉमा वाई बराबर x का मान 0, y का मान 2। समीकरण का पहला हल आ गया हमारे पास। समीकरण का दूसरा हल मैं निकाल लेता हूं किस पर, y बराबर 0 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, और आपका कितना आ जाएगा, माइनस 2 इधर जाकर प्लस हो गया तो x बराबर आ गया 0 प्लस 2 हमारा 2 के। तो समीकरण का दूसरा हल हो गया x कॉमा वाई बराबर x का मान 2, y का मान 0। ठीक है, मैं समीकरण का एक और हल निकाल लेता हूं, x बराबर या y बराबर 1 पर। कितना आएगा बच्चों y बराबर 1 पर, तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। तो माइनस 1 इधर जाकर प्लस हो गया, x का मान आ गया 1। तो समीकरण का तीसरा हल निकल कर आ गया हमारा कितना, x का मान 1 एंड y का मान भी 1। x का मान 1 एंड y का मान भी 1। समीकरण के 3 हल हमारे पास हैं। अब इस समीकरण का आलेख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये तीनों हल क्या है, ये तीनों हल जो हमने निकाले हैं समीकरण के, ये इसके लिए निर्देशांक का काम करेंगे, ये इसके लिए निर्देशांक का काम करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा क्या, पहला बिंदु है x कॉमा वाई 0,2। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं a 0,2। दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक है कितने, 2,0, और तीसरा बिंदु है C जिसके निर्देशांक है 1,1। क्या तुम और बिंदु निकाल सकते हो? बिल्कुल, समीकरण के और हल निकालकर मैं और बिंदु निकाल सकता हूं। ठीक है, अब इन सारे बिंदुओं को अपना क्या करो, ये जो आलेख है यहां पर हमें पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम x अक्ष बोलते हैं, जो एक खड़ी लाइन होती है इसे हम y अक्ष बोलते हैं। और ये चीज हमने निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में ऑलरेडी सीख रखी है कि जो x अक्ष होती है उस पर हमारा y निर्देशांक 0 होता है, यानी कि y बराबर 0 होता है। और जो हमारी y अक्ष होती है उस पे हमारा x बराबर 0 होता है। तो अब जिन बच्चों को यह डाउट था कि सर आप बार बार x बराबर 0 और y बराबर 0 पर ही क्यों मान निकाल रहे हो, तो सुनो, हम कोशिश ज्यादातर यह करते हैं कि सबसे पहले हम दी गई समीकरण के लिए वो दो बिंदु निकाल लें जिस पर वो x अक्ष को और y अक्ष को काटेंगे। ठीक है, जिस पर आपका उन समीकरण का आलेख x अक्ष को और y अक्ष को काटेगा, हम सबसे पहले वो दो बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और
अगर तुम देखो तो जहां पर मैंने रखा है क्या, मैंने रखा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब क्या है, x बराबर 0 कहां पर होता है, अभी समझाया तुम्हें, x बराबर 0 होता है y अक्ष पर। तो यानी कि ये जो हमारा बिंदु निकलकर आया है ये कहां पर होगा, ये वो बिंदु होगा जो कि दिए गए समीकरण का आलेख, जहां पर इस समीकरण का आलेख y अक्ष को काटेगा। ठीक है, और y बराबर 0 क्या होता है, y बराबर 0 होता है तुम्हारा कहां पर, x अक्ष पर। जानते हैं चीज हम बहुत अच्छे से, y बराबर 0 कहां पर होता है, हमारा x अक्ष पर। तो इसका मतलब ये जो बिंदु हमारा निकल कर आया था, ये जो समीकरण का हल हमारा निकल कर आया था, ये वो बिंदु है जो कि हमारा x अक्ष को, जहां पर इस समीकरण का आलेख काटेगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये बात जो मैं लिख रहा हूं यहां पर वो सही है या नहीं है। तो देखो, हम सबसे पहले अपने दर्शाते हैं बिंदु कौन सा, सबसे पहला हम बिंदु दर्शाते हैं 0,2। तो x निर्देशांक 0 कहां पर होता है, हमें पता है y अक्ष पर। y निर्देशांक इसका कितना है, 2 है। तो y अक्ष पर 2 ढूंढो, 1 2, ये रहा y अक्ष पर 2, ये हो गया बिंदु A 0,2। दूसरा बिंदु है 2,0, बिंदु B, तो ये रहा बिंदु B 2,0। ठीक है, तो x निर्देशांक है 2, x निर्देशांक देखेंगे 1 2, ये रहा 2, y निर्देशांक कितना है 0, तो y अक्ष पर, हमारा x अक्ष पर ही y निर्देशांक 0 होता है, यानी कि बिंदु यहीं पर x अक्ष पर रह जाएगा, और ये हो गया बिंदु B हमारा 2,0। उसके बाद बिंदु C है 1,1, यानी कि x अक्ष पर 1, ये रहा, और y अक्ष पर भी 1, ये रहा। दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा हमारा 1,1, तो ये हो गया बिंदु C 1,1। ठीक है, जैसे ही आपने इन तीनों बिंदुओं को बना लिया, जैसे ही आपने इन तीनों बिंदुओं को बना लिया, इन तीनों बिंदुओं से होते हुए एक सीधी रेखा बना दो। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं से होते हुए एक सीधी रेखा बना दो। तो ये लो भाई, ये रही हमारी सीधी रेखा। ठीक है, ये जो सीधी रेखा आपने बनाई है, यही सीधी रेखा आपका आलेख है किसका, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी दी हुई समीकरण का आलेख जो है वो बनाते हो। ठीक है, सबसे पहले आप उस समीकरण के कम से कम 2 हल निकालेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप ऐसे 2 हल निकालें जो कि x अक्ष और y अक्ष पर काटने वाले बिंदु को दे दें। ठीक है, यानी कि x अक्ष पर काटने वाला बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 रख देना, y अक्ष पर काटने वाला बिंदु निकालने के लिए x बराबर 0 रख देना। अब देखो, यहीं से ये जो 2 चीजें लिखी हुई हैं, यही 2 चीजें आपकी क्या है, यही 2 चीजें आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का समीकरण जो है वो हमने देख लिया कि मतलब जो आपकी सरल रेखा होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और उसका जो है आपका समीकरण हम लिख सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, तो ये जो y अक्ष है और ये जो x अक्ष है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका भी कोई ना कोई समीकरण होना चाहिए। तो बेटा बिल्कुल इनका भी समीकरण होता है। ठीक है, x बराबर 0 तुम्हारा y अक्ष का समीकरण होता है, याद रखना, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, और दूसरा आपका y बराबर 0 जो ये है, ये तुम्हारा x अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है, आपका y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी समीकरण पर, मान लो कोई भी समीकरण है, जैसे कि मान लो ये समीकरण थी, इसका आलेख मैंने यहां पर तुम्हारे सामने बना दिया। ठीक है, किसी भी समीकरण के आलेख पर आने वाला कोई भी बिंदु, किसी भी समीकरण के आलेख पर आने वाला कोई भी बिंदु उस समीकरण का बच्चों हल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये 3 बिंदु तो तुम देख ही सकते हो कि ये इसके आलेख पर आ रहे हैं, और ये हमें पता भी कैसे चले हल निकाल के। लेकिन इसके अलावा भी मैं कोई 3 बिंदु ले लूं, जैसे कि मान लो मैंने एक ये बिंदु ले लिया, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x निर्देशांक निकालने के लिए x अक्ष पर लंब डालेंगे, जहां पर ये x अक्ष को काट रहा होगा वो इसका x निर्देशांक है, यानी कि ये तो हो गया कितना, -2, और y निर्देशांक कितना है बच्चों, y निर्देशांक है 4, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -2,4।
तो ये जो बिंदु है -2,4 ये हमारी समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, समीकरण क्या है भैया? आपकी समीकरण है x + y - 2 = 0, है ना? तो मैंने क्या बोला कि भैया ये जो बिंदु है जो कि इस समीकरण के आलेख पर आ रहा है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि आपका x का मान -2 रखो प्लस y का मान 4 रखो -2 = 0। तो ये हो जाएगा 4 -2 हो गया -4 = 0। 4 - 4 कितना हो गया? 0 = 0। तुम देख सकते हो यहां पर क्या आ गया? LHS = RHS आ गया। तो यानी कि मेरे लल्लू लाल, अगर तुम्हें यह चीज समझ में आ गई है क्या कि किसी भी समीकरण के आलेख पर आने वाला कोई भी बिंदु उस समीकरण का क्या होता है? हल होता है। या फिर इसका वाइसा वर्सा यानी कि उल्टा भी बिल्कुल सच है क्या कि भैया अगर कोई बिंदु समीकरण का हल है तो वो उसके आलेख पर स्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि हमारे समीकरण के 3 बिंदु थे 0,2, 2,0, 1,1 जो कि समीकरण के हल थे और ये हमारे समीकरण के आलेख पर भी स्थित है। और हमने देखा कि भैया -2,4 जो है वो समीकरण के आलेख पर स्थित है तो वो समीकरण का हल भी है। अब तुम लोग चेक करो कि ये जो बिंदु है जिसका x निर्देशांक कितना है? x निर्देशांक है 4, y निर्देशांक कितना है भैया? y निर्देशांक है -2। क्या ये बिंदु भी इस समीकरण का हल होगा? 4, -2, ये तुम लोगों को चेक करना है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता चुका हूं कि एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। ठीक है, जिसे हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले उस सरल रेखा के लिए हम 2 बिंदुओं का इंतजाम करेंगे। ठीक है, समीकरण के 2 हल निकालकर। जैसे ही हमें समीकरण के 2 हल मिल जाएंगे उन्हें हम दिखाएंगे आलेख पर, अपना निर्देशांक तल पर, और उन्हें आपस में मिलाकर अपना काम कर देंगे, आलेख को तैयार कर देंगे। ठीक है, उस आलेख पर आने वाला हर एक बिंदु समीकरण का हल होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको समझ में हो गया? तुम्हारा y = 0 x अक्ष का समीकरण होता है, x = 0 y अक्ष का समीकरण होता है। ठीक, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक सी थी जो कि आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पर समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण x + 2y = 6 के 4 हल ज्ञात कीजिए और इसका आलेख भी बच्चों हमें तैयार करना है। ठीक है, x + 2y = 6 के 4 हल हमें निकालने हैं और इसका हमें क्या करना है? इसका हमें आलेख भी बनाना है। तो सबसे पहले समीकरण के देखो हमें 4 हल निकालने हैं। x + 2y = 6, तो वही काम करेंगे सबसे पहले हम, क्या जो कि हम करते हैं। समीकरण का आलेख बनाना है तो 2 हल तो हम x = 0 और y = 0 पर निकाल लेंगे ताकि हमें x अक्ष पर और y अक्ष पर बिंदु मिल जाए। तो सबसे पहले x = 0, x = 0 पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? y अक्ष पर बिंदु मिलेगा, क्योंकि x = 0 y अक्ष पर होता है। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 + 2y = 6। ठीक है, तो 2y 0 + 2y कितना हो गया? 2y = 6, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान निकल कर आ गया 3। तो समीकरण का एक हल आ गया हमारा x, y बराबर किसके? आपका x का मान 0, y का मान 3। पहला हल आ गया। समीकरण का दूसरा हल, ये हो गया पहला हल। ठीक है, समीकरण का दूसरा हल y = 0 पर क्या होगा भैया? आपका x + 2 × 0 = 6, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा? 2 × 0 0 हो गया। ठीक, तो x + 0 = 6, तो यानी कि x बराबर आ गया 6 के। तो समीकरण का जो दूसरा हल निकल कर आ गया x, y, वो कितना आ गया? वो आ गया 6,0। छुट्टी, ये समीकरण का दूसरा हल हो गया। समीकरण का तीसरा हल देखो भाई, किस पर निकाले? y = 1 पर निकाल देते हैं। y = 1 पर निकालो जल्दी से। क्या आएगा बच्चों? ये हो जाएगा अपना x + 2 × 1 = 6, तो अपने पास हो गया x = 2 एकम 2, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 2, तो x का मान निकल कर आ गया 4। तो समीकरण का एक और हल आ गया x, y = 4,1, x का मान 4, y का मान 1। ठीक है, समीकरण का एक और हल बचा, लास्ट हल है हमारा ये, चौथा हल। समीकरण के 4 हल निकालने थे हमें। ठीक है, तो क्या निकाल ले? x = 2 पर निकाल ले, x = 2 पर निकाल लेते हैं। देखो भाई,
x बराबर 2 पर, जिस पर तुम चाहो तुम उस पर निकाल सकते हो, मैं 2 पर निकाल रहा हूं ताकि आसानी से निकल जाए। x 2 प्लस 2y बराबर 6, 2 जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया 2y बराबर 6 माइनस 2, तो 2y बराबर हो गया 6 माइनस 2 यानी कि 4 के 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, y का मान निकल कर आ गया 2। तो x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, तो समीकरण का चौथा हल आ गया 2,2। तो भैया समीकरण के 4 हल निकालने थे हमें, तो समीकरण के 4 हल हमने निकाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद इस समीकरण का आलेख बनाना है हमें, तो वो भी बना देता हूं मैं। देखो समीकरण के 4 हल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बिंदु A 0,3, ठीक है, ये रहा। दूसरा बिंदु है 6,0, बिंदु B 6,0, तीसरा बिंदु है 4,1, बिंदु C 4,1, और तीसरा बिंदु है D 2,2, बिंदु D 2,2। इन चारों बिंदुओं को दर्शा दो अपना आलेख पर और उन्हें आपस में मिलाकर अपना आलेख तैयार कर लो। सबसे पहले 0,3, 0,3 का है, x निर्देशांक 0 है, y अक्ष पर होगा। ठीक है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 3, तो 1 2 3 ये रहा, ये बिंदु होगा आपका बिंदु A 0,3। दूसरा बिंदु है कितना 6,0, तो x निर्देशांक के 6, तो x अक्ष पर 6 ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये रहा। y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये बिंदु आपका यहीं पर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6,0। C बिंदु है 4,1, x निर्देशांक के 4, तो 1 2 3 4 ये रहा 4। y निर्देशांक है 1, y निर्देशांक 1 ये रहा। इन्हें आपस में आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा जो कि हमारा दिया हुआ बिंदु होगा, बिंदु C ये रहा 4,1। और बचा बिंदु D 2,2, तो x निर्देशांक है 2, तो 1 2, y निर्देशांक है 2 1 2। आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा हमारा, ये रहा, ये हो गया बिंदु D 2,2। चारों बिंदुओं को मिलाकर आपस में एक लाइन बना दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारे दिए गए बिंदु का, ये लो भैया, चारों बिंदुओं को मिलाकर आपस में लाइन बना दी। ये जो आलेख हमारा तैयार हुआ, यही आलेख हमारा क्या हो जाएगा, ये लो भाई साहब, यही हमारा आलेख हो जाएगा किसका, यही आलेख हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 6 का। तो अब मुझे लगता है आलेख बनाने का जो लॉजिक है वो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे आलेख बनेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा समीकरण देखेंगे, समीकरण के हल निकालेंगे। 2 हल निकाल लो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तुम जितने चाहे उतने निकाल सकते हो। ठीक है, कम से कम 2 जरूर निकाल लेना, x बराबर 0 y बराबर 0 पर। ठीक है, उसके बाद जितने चाहे तुम उतने निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि k के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल होंगे। अब ये तुमसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण के ये दोनों हल हैं। तो अगर देखो ये दोनों समीकरण के हल हैं, अगर ये दोनों बिंदु जो हमें दिया हुआ है ये इस दी हुई समीकरण के हल हैं, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं इन्हें इस समीकरण में उठाकर रख भी दूं तब भी हमारा LHS और RHS बराबर रहने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 2x प्लस 3y बराबर k में x बराबर 2 और y बराबर 1 रख भी दूं तब भी हमारे LHS और RHS बराबर रहेंगे, यानी कि मान नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये दोनों समीकरण के हल होंगे। तो भैया अपना मान उठाकर रख दो, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रख दो, तब भी आपका जो LHS है वो RHS के बराबर होगा। तो आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k के, तो k का मान आ गया 4 3 7। ये लो भैया, तो k बराबर 7 के लिए आपका x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल होंगे। क्लियर हो गई बात। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो है ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों के लिए व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक रैखिक समीकरण के लिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो वे इस स्थिति के 2 हल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक रैखिक समीकरण देनी है। तो तुम डायरेक्टली सोच लो ना कि इसमें तो कोई स्थिति भी नहीं दे रखी, इसमें यह भी नहीं दे रखा कि क्या संबंध है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस एक चीज बता रखी है कितने रुपए का अंशदान हुआ है।
100 रुपए का अंशदान हुआ है। किस किसने किया है? यामिनी ने किया और फातिमा ने किया है। तुम्हें यह नहीं पता कि क्या चर है क्या अचर है, कुछ नहीं पता है ना। लॉजिक लगाओ, सोच के देखो, लगा थोड़ा, आया दिमाग में, कुछ क्रैक किया। यामिनी ने जितने रुपए दिए अंशदान में x रुपए, फातिमा ने जितने रुपए दिए अंशदान में y रुपए, हो गया काम। दोनों के कुल मिलाकर कितने रुपए गए? 100 रुपए। तो यानी कि यामिनी के x रुपए प्लस फातिमा के y रुपए बराबर हो गए किसके? 100 रुपए के। तो x प्लस y बराबर 100। समीकरण तैयार है, इसके दो हल निकालने का काम तुम लोगों का है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं और इसी के साथ बच्चों हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर खत्म हो चुका है। जिन बालकों ने पिछली क्लास नहीं देखी थी एक बार देख लेना। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलता हूं मैं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और अगर थोड़ी भी चीजें ऊपर नीचे लग रही है, कोई चीज में दिक्कत है तो तुम कमेंट में डाल के बता सकते हो, मैं जरूर देख लूंगा उस चीज को। ठीक है, तो मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे बालक पढ़ते रहो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय।